ठीक है, देखो ये सरकारी पत्र है। ठीक है, सरकारी पत्र का जो फॉर्मेट है वो आपको देखना है। तो सरकारी पत्र में आपको याद रखना है, सबसे ऊपर हम सबसे पहले देखो जो आपका दायां है वही पत्र का दायां होगा, जो आपका बायां हैंड है ये दायां होगा, ये बायां होगा, याद रखना है। पत्र संख्या सबसे ऊपर होती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, पत्र संख्या लिखते हैं। सपोज दैट कोई भी पत्र संख्या आपने इस तरह से लिख दिया 2024 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं। उसके आगे इधर होगा पत्र संख्या, इस साइड क्या होगा, मंत्रालय या विभाग का नाम, या फिर क्या होगा, विभाग का नाम होगा। सिंपल फॉर्म देखो, वनडे एग्जाम के हिसाब से तो आपको सिंपल ही मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आएगा, बाकी पूरा डिटेल में आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पत्र संख्या बाईं ओर सबसे ऊपर होता है और इधर होता है मंत्रालय और विभाग का नाम। उसके बाद इस पत्र संख्या के नीचे आएगा प्रेषक का नाम, प्रेषक, पद नाम, विभाग या फिर मंत्रालय जो भी होगा वो आ जाएगा। इसी के ठीक नीचे आता है सेवा में। फिर इसके बाद सेवा में के बाद क्या आएगा, पद नाम यहां पर भी आएगा जिसके लिए आप भेज रहे हैं, विभाग और स्थान। ठीक है, ये सब कहाँ होगा, एक साइड। ये मैंने गैप नहीं दे रखा लेकिन यहाँ पे गैप होगा, थोड़ा सा गैप। उसके बाद ये सेवा में आएगा। फिर यहाँ पर विषय लिखा होगा, जिस भी विषय में आप पत्र लिख रहे हैं वो पूरा विषय होगा। फिर महोदय, इसके नीचे महोदय होगा इस तरह से। ठीक है, महोदय के बाद आप याद रखना है, जब भी महोदय आप लिखते हैं तो उसके बाद उसी लाइन से नहीं लिखते, अगले लाइन से यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटर देके अगले लाइन से जो भी आप लिखना होगा इसमें वो भरेंगे। उसके बाद इस तरफ संलग्न होते हैं, जो भी आप इसके साथ अटैच करेंगे, संलग्न। सपोज आपने 1 2 3 4 जो भी है इस तरह से जितने भी होंगे आप अटैच यहाँ पे लिखेंगे, संलग्न। इस तरफ आप क्या लिखेंगे, ये जो स्वनिर्देशन का मतलब जो आपको दिया है, भवदी या भवदिया, भवदीय, भवदिया। ठीक है, भवदीय भवदिया के बाद आप याद रखेंगे यहां पर बीच में हस्ताक्षर होते हैं, और उसके बाद आएगा पद नाम, और विभाग। इस तरह का फॉर्मेट होता है, सिंपल। ठीक है, तो सरकारी पत्र का फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे ऊपर मेनली आपको यही पूछ रहा था कि पत्र संख्या का लिखा होता है, विभाग का नाम भवदिया, भवदिया का प्रयोग कहाँ पे होता है, यहाँ पे अटैचमेंट जो भी होंगे जो आप अटैच करेंगे उसके साथ होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। शब्द कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया था सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन का मतलब है तो ये वाला निर्देशन, भवदिया भवदिया, तो ये आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेट का ये भी याद रखना है, आपके वनडे एग्जाम्स के हिसाब से पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन पत्रकारिता से। ठीक है, तो लिख लेना इसको, बना दिया पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता कहा जाता है। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, कौन सा होगा, सेना। ठीक है, सेना अनिक का पर्यायवाची इसके वाला आपका आता है अनिक, अनिकिनी, अनिकिनी भी सेना का पर्यायवाची हो जाएगा। कटक कई बार आता है, कटक सेना। चमू सेना हो जाएगा। एक होता है लश्कर, ये भी किसका पर्यायवाची है, सेना का, तो लिख लेना आगे। अर्जुन में आप याद रखना गुड़ा केस, कई बार आपके पास आता है, गुड़ा केस किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का। इसके अलावा आपको याद रखना है पार्थ, पार्थ भी किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का। अग्नि में आप लिख सकते हैं वैश्वानर, वायुशखा, वायुशखा। ठीक है, हुताशन, ये भी आग का हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा में अगर लिखना चाहो सैंधव, कई बार आपके पास आता है सैंधव किसका पर्यायवाची है, घोड़े का।
सैंधव, घोटक, हाय, होड़ेगा। ठीक है, कई बार पढ़ दिया है तो पर्यायवाची तो आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा, देखो ये वाला गुड़ा केस कई बार पूछा गया, अर्जुन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, अनिक सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की डॉट डॉट कुछ अवरुद्ध रही है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्रगति। सही आंसर आएगा प्रगति। देखो प्रगति होता है, विकास नहीं होगा। ठीक है, उन्नति भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा, क्या होगा? सही होगा, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही है। ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं किया जाता है? विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आंसर होगा ए और सी में, यानी कि जो तद्भव शब्द होते हैं वहां पे विसर्ग नहीं आते हैं, और संकर शब्दों में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। विसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। आपका याद रखना, जो भी तत्सम शब्द होते हैं वो सब जिनमें भी विसर्ग लगा होता है कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। तो विसर्ग तत्सम शब्द होते हैं, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, तत्सम सही है। मतलब तत्सम में प्रयोग किया जाता है, बल्कि तद्भव और संकर में प्रयोग नहीं किए जाते विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही आंसर होगा दीर्घ। देखो ये शब्द ऐसा बना है, इसको तोड़ना था, स्वधन अर्थ। जब भी आप संधि करते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, अलग अलग स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्व, स्व मतलब अपना, स्वार्थ के बारे में हो रहा है तो स्व अपना, और अर्थ मतलब तो अर्थ ही होते हैं, तो दोनों का। तो यहाँ पे पता है अ प्लस अ मिल रहा है, और क्या बन रहा है? आ। तो यहाँ पे दीर्घ संधि का रूल फॉलो हो रहा है, अ प्लस अ, स्वधन अर्थ, स्वार्थ। ठीक है, तो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। कौन सा होगा? सी होगा, बिल्कुल सी होगा। व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य। आधा ग होता है, व्यंग्य शुद्ध रूप होगा। ठीक है, बाकी देखो महीना बिल्कुल सही लिखा है, पूजनीय भी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अगर हम पूज्य लिखते हैं तो पूज्य इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने कहा पूज्य पिताजी। ठीक है, तो पूज्य पिताजी कैसे लिखेंगे? पू छोटा होगा, ज और य, लेकिन पूजनीय जहां पे लिखेंगे तो बड़ा आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्यंग्य सही है और महीना भी सही है। व्यंग्य इसका गलत लिखा होता है, ये वाला सही रूप ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कौन सा है? कर्तृवाच्य है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने देखा ना यहाँ पे ता आया है लास्ट में, मैंने आपको बताया सकता शक्ति वाले वाक्य किसमें आते हैं? कर्ता में। आप ये वाला सीधा यहां पर भी चेक कर सकते हैं कि इसके अनुसार क्रिया जो है वो चेंज हो रही है या नहीं, तो हो रही है। राम पुलिंग शब्द है, राम खाता है, अगर मैं इसी को चेंज कर लूंगा सीता, तो ये क्या हो जाएगा? ये खाती हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो कर्ता के अनुसार अगर कोई भी क्रिया चेंज होती है कर्तृवाच्य होता है, कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कर्तृवाच्य। इसके अलावा सकता वाला वाक्य आपने देखो, ताज इसके लास्ट में आएगा, ता मतलब है करने वाले की बात हो रही है, करने वाले की बात जहां पर हो रही है तो ता होता है। और दूसरा आपको याद रखना, क्रिया कैसी, सकर्मक या अकर्मक, तो दोनों रूप में यहाँ पे प्रयोग होती है, सकर्मक अकर्मक। तो आराम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो आंसर मिल रहा है, तो क्रिया कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण किसमें है? ए में होगा, बिल्कुल। देखो यहाँ पे नटखट, ये क्या गुण है उसका? कि यह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो नटखट उसका गुण हो गया, तो सीधा आपका आंसर ए होगा। यहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गुण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, मन होता है मन, एक ही बात। ठीक है, ये भी नहीं है, परिमाणवाचक यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ये भी क्या है? संज्ञावाचक। तो आपको गुण यहाँ पे दिख रहा है नटखट वाला। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि पंजाबी आधुनिक भाषा है, आधुनिक हिंदी की भाषा है, तो पंजाबी। पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि, गुरुओं के मुख से निकलने वाली लिपि को गुरुमुखी कहा गया है। और पंजाबी भाषा कैसी है? गुरुमुखी लिपि इसकी गुरुमुखी है। ठीक है,
आपको जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है, प्राचीन में सबसे पहले जो हिंदी हुई वो संस्कृत से हुई है। क्या आपको पता है संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत से क्या बना, पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से हिंदी या अवध, हिंदी मतलब हिंदी लिख लो, अवध भी लिखते हैं इससे पहले हिंदी। तो हिंदी का विकास किससे हुआ, कई बार आपके पास आता है अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी, ठीक है। देखो संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देववाणी। तो देवों की वाणी थी, कई बार इसको संस्कृत को देववाणी लिखा होता है, तो देववाणी किसको बोलते हैं, संस्कृत को। पाली भाषा, इसमें आप लिख सकते हैं बौद्ध साहित्य जितने भी लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे, पाली। तो बौद्ध साहित्य, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना मिलती है आपको पाली भाषा में। प्राकृत भाषा में आप याद रखेंगे जैन साहित्य, जितने भी जैन साहित्य आपको मिलते हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई है, प्राकृत भाषा में हुई है, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। इस प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था वो अपभ्रंश था, और इसी अपभ्रंश से क्या बना, हिंदी। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो एक सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, इस प्राचीन जो भाषाएं थी उनका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले संस्कृत आदि जननी इसको बोला जाता है हिंदी की, या फिर इसको देववाणी। पाली में बौद्ध साहित्य लिखे गए थे, प्राकृत में जैन साहित्य, अपभ्रंश इसका बिगड़ा हुआ रूप है, और इसी से क्या बना, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घायु का विलोम होगा, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, ठीक है। दीर्घायु और चिरायु दोनों समानार्थी शब्द है। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र हो, चिरायु मतलब भी लंबी उम्र हो, तो दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। इसका जो विलोम होगा होगा अल्पायु, ठीक है। नश्वर का क्या होता है, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, ठीक है। क्षणिक का, इसका भी शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब क्षण, मतलब बहुत कम समय के लिए क्षणिक, तो उसका भी विलोम क्या होता है, शाश्वत मतलब हमेशा, दीर्घकालीन, ठीक है। लिखना, कुछ शब्द लिखेंगे जरा, लिखो सद्भावना का विलोम क्या होगा, सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। दूसरा शब्द लिखो उन्मुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख का विलोम क्या होगा। फिर लिखो राजा, रानी मत लिखना है। फिर लिखो मृषण, सृष्टि, इतना लिखो। देखो सद्भावना का विलोम क्या होता है, दुर्भावना, ठीक है। उन्मुख का, उन्मुख और सम्मुख एक ही शब्द है, विमुख का, ठीक है। उन्मुख का क्या होगा, विमुख। राजा का रंक, मृषण का रुक्ष, कई बार पेपर में पूछा गया, मृषण का रुक्ष हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का होगा प्रलय, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी अन्याय की जगह, ठीक है। आपने कहानी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर खाजा टक्के शेर भाजी, ऐसा कुछ था ना, टक्के शेर भाजा ऐसा कुछ था। तो मतलब वो किसका, किसके बारे में बताया जा रहा है कि अंधेर नगरी का मतलब अन्याय की जगह के बारे में है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। 13, किसी व्यक्ति को बुलाओ रेखांकित पद है, क्या होगा, या सर्वनाम, विशेषण सही आंसर है, ठीक है। यहां पर किसी का जो प्रयोग किया गया विशेषण के रूप में, आपको मैंने बताया था विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही किसी व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण है, किसी क्या है, किसी विशेषण होता है। कौन होता तो आपका सर्वनाम होता, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है, लेकिन किसी क्या होगा,
विशेषण होगा, बिल्कुल सही आंसर सी होगा आपका। ठीक है, आपने ये पढ़ा ना, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताइए, व्यक्ति की विशेषता, किसी व्यक्ति को बुलाओ, ठीक है, तो व्यक्ति आया, उसकी विशेषता बताया, तो यहाँ पे विशेषण है, विशेषण का प्रयोग किया गया, किसी क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, रास्ते में खाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाथे। रास्ते में रखी गई खाने वाली सामग्री पाथी। ठीक है। 15, झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर होगा छील डालन, ऑप्शन डी। ठीक है, छील डालन का मतलब होता है झगड़े की स्थिति पैदा करना। ठीक है, जो आपके विंसर है ना, विंसर नई वाली, वहां पर आपको ये मुहावरे लोकोक्ति दिए गए हैं, तो एक बार देख लेना उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था, भूतकाल की बात हो रही है, भूतकाल का प्रयोग हुआ है, तो आंसर होगा डी में, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। हेतु हेतु मद एक भूतकाल में आता है और एक भविष्य काल में आता है, दोनों दो में आता है। भविष्य काल में आपको याद रखना है, भविष्य मतलब होगा, तो गा आएगा, तो यहां पर अगर आपके बात होता है तो यहां पे लिखो हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये कौन सा है? भविष्य काल है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, भविष्यत काल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर हेतु हेतु था। ठीक है, हेतु हेतु का मतलब होता है कि पहले एक क्रिया का होना न होना दूसरे क्रिया के होने न होने पे निर्भर। तो यहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य काल है, और यहाँ पर आपको ये पता है भूतकाल की बात हो रही है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, भूतकाल की बात है, यहाँ पे भविष्य काल की बात है, बस ये अंतर है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। इसका सही आंसर था आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वेष रखना किस मुहावरे का अर्थ है? खार खान, आंसर होगा ए, द्वेष रखना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाजार किसका शब्दार्थ है? बाजार कैसा शब्द है? तो बाजार फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है। आशा, आशा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है आस। कौन सा सा? दंत्य श, आस। ठीक है, इमली का क्या होता है? अम्लिका, इमली का जो तत्सम रूप होता है अम्लिका। ठीक है, रीच का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है री वाला, और ये छ, रिच। ठीक है, और कपड़ा का करपट, कपड़ा का जो तत्सम रूप होता है करपट। ठीक है, कर्तरी किसका होता है? कर्तरी, कर्तरी होता है कैंची। कदली, कदली होता है केला। ठीक है, कदली होता है केला। लिखना है एक दो और। एक शब्द है रीस, इसका तत्सम रूप लिखना है रीस। दूसरा लिखो राय, तत्सम रूप। इलायची, अहेर, दुल्हा। बताओ रीस का क्या होगा? हाँ? नहीं, रीच नहीं होगा। रीस का होता है ईर्ष्या, रीस का मतलब होता है रीसना, मतलब ईर्ष्या करना। ठीक है, ईर्ष्या। ये शॉ कौन सा है? पौ वाला। ठीक है, मूर्धन्य शॉ इसको बोलते हैं। राय का राजा, इलायची एला। ठीक है, इलायची होता है एला। अहेर का आखेट। दुल्ला दुर्लभ, दुल्ला तो दुर्लभ ही है।
अच्छा दुल्ला मिलना दुर्लभ है, ठीक है। तो दुल्ला दुर्लभ का होता है, याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, म्यारे म्यारे खड़ाई मूला मैं क्या छलन बैठ। इसका आंसर होगा सी वाला, मुझे ही दीक्षा देने देने लगा मेरे संरक्षण में पला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या बोले? मेरे ही साथ रहने पर मुझे ही ठगना। मैं म्यारे खड़ाई मूला मैं क्या छलन बैठ। मूला तो संरक्षण में पला होगा ना। क्या होता है छलन का मतलब? नहीं श्योर नहीं है मुझे इसका क्या होगा, लेकिन बुक में तो आंसर ए दिया रखा है, ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ए सी ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ठगना। तो ए होगा फिर इसका आंसर। ठीक है, हो सकता है बुक में गलत टिक हो। मेरे ही साथ रहने पर मुझे ही ठगना। देखो दोनों करो, आपको ए और सी करो इसका आंसर। ठीक है, ए और सी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो टिपिकल होते हैं, थोड़ा कभी यार हमें भी नहीं आते, तो हो सकता इसका आंसर, तो ये आंसर ए और सी कर दो इसका। ठीक है, दोनों इस लगभग सेम ही लग रहे हैं, सेम ही आंसर आ रहा है उनका, तो दोनों ही है। ठीक। हाँ, ये है किसी बुक में, मुझे ध्यान नहीं है किस बुक से दिया था मैंने, अभी ऐसे तो याद नहीं है। मेरे पास बुक्स दुनिया भर की हैं, पहले का बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर बुक में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो हमने खुद से बनाए हुए हैं ना, तो अब ऑप्शन हो सकता है सेम बन गए हो, तो इसलिए आंसर दो हो गए उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी किस व्यक्ति ने दी? बोनस दे दो सर। दो आंसर बताए बस, ए और सी जिसने किया होगा उसी को आंसर मिलेगा, बाकी तो गलत ही थे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी किस व्यक्ति ने दी? चार्ल्स मैसन ने दी थी, आपको कई बार लिखा रखे हैं, 1826 में। सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन अगर खोज आएगा आपके पास, तब आंसर होगा दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। कब? 1921 में। ठीक है, अच्छा एक कोई मुझे बताएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज किसने करी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किसने ढूंढी, इसकी खोज किसने करी? बताओ। इसका सही आंसर है कनिंगम। तो यहाँ पे लिखो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने क्या खोजा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, और कब करी? 1922 में। ये फैक्ट भी याद रखने हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? बंगाल का शेर, आंसर होगा वेलेजली, ऑप्शन सी। ये बताओ मुझे, नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को कहते हैं? नागरिक सेवा का जनक बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए में लिखो, नागरिक सेवा का जनक। और इसको क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त का जनक। स्थायी बंदोबस्त का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव में एक पॉइंट याद रख सकते हैं आप, बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया? क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासक का जनक। ठीक है, वेलेजली से एक चीज और याद रखेंगे
कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि की शुरुआत या सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? वेलेजली। तो यहाँ पे सहायक संधि भी याद रखेंगे, ठीक है, सहायक संधि। लेकिन एक चीज याद रखना है, अगर आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया ना कि वेलेजली से पहले सहायक संधि का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? किसने किया? डुप्ले ने। तो वेलेजली से पहले इस सहायक संधि का जो प्रयोग किया था वो किया था डुप्ले, ठीक है। तो वेलेजली से पहले सहायक संधि का जो प्रयोग किया था वो डुप्ले ने किया, ये भी फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988 को कब प्रतिस्थापित की गई थी? देखो, नई राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988 की है, इसको प्रतिस्थापित किया गया था 2006 में। आंसर होगा बी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान भारतीय सेना में किस प्रकार का युद्धक टैंक शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पेपर में पूछा गया है। भारत में देखो, एक टैंक अर्जुन टैंक शामिल है, कर्ण टैंक शामिल है, भीष्म भी शामिल है, लेकिन भीम नहीं है शामिल। भीम बॉम्ब का नाम है, भीम बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब बनाया गया है भारत के द्वारा, जिसका नाम है भीम। तो भीम एक बॉम्ब है, ठीक है, ना कि युद्धक टैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा आपका 75। आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें है? 72 में। 73 में बताओ क्या है? आर्टिकल 73 सीक्वेंस में याद करें आप लोग, कभी आप करें आपने सीक्वेंस में याद? आर्टिकल याद किया करो सीक्वेंस में, तब आपको याद रहते हैं, ठीक है, जो आपने अगल बगल वाले। तो आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है। अगर आपके पास आएगा प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? 78। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्य के बारे में बताया गया, ठीक है। 76 में क्या है? एजी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 26। क्या होगा? 26 है, निम्न में बैंकों के विलय में सही कथन है। इसमें सभी सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे बैंक ऑफ गढ़वाल, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया हुआ, यहाँ पे आपके उसमें मिस्टेक था, मैंने करेक्शन कराया, देना बैंक था, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया व देना बैंक शामिल है, बिल्कुल सही है। इसमें शामिल किया गया था। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है, ये भी सही है। केनरा बैंक का विलय किसमें हुआ? सिंडिकेट बैंक में हुआ है। तो सभी कथन इसमें सही है, आंसर होगा आपका डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही कथन है। 27 है, एक वित्तीय वर्ष में कितने से अधिक नोट जारी, यहाँ पे आरबीआई होना चाहिए था, एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई के द्वारा, क्योंकि नोट कौन जारी करता है भारत में? आरबीआई करता है। तो एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितने से अधिक नोट जारी नहीं कर सकता है? आंसर होगा 10,000 करोड़, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। 10,000 करोड़ से अधिक नोट जारी नहीं कर सकता एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? पगलाडिया बांध परियोजना ये असम में, आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। लिखना कुछ डैम। पोचमपाद परियोजना कहां पर, किस नदी पर है और कहां पर है? पोचमपाद। दूसरा लिखो उकाई परियोजना, फिर लिखो काकरपारा, काकरपारा, नदी भी लिखना है और राज्य का नाम भी लिखना है, काकरपारा। फिर लिखो कोयना,
इडुक्की परियोजना, देखो पोचमपाद परियोजना है गोदावरी नदी पे, बहुत बार आता है गोदा, और कहां पर है पोचमपाद परियोजना, तो आंसर होगा कर्नाटक। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, कहां पर, गुजरात। काकरपारा, ये भी ताप्ती पे है और ये भी कहां है, गुजरात। कोयना परियोजना, कोयना ही नदी पर है और कहां पर है, महाराष्ट्र। ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी और कहां पर है, केरल। ये मैंने जो आपको लिखा है ना, ये सभी, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे और सुमेलित करने के लिए पूछा गया था कि किस राज्य में, वहां पे ये नहीं दिया था और ये स्थान दिया था कि पोचमपाद परियोजना किस राज्य में है। ठीक है। तो अगर एक दो चीज भी आपको पता है, जैसे ऑप्शन आते हैं ना सुमेलित वाले, एक दो भी आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और आता यही बेसिक, कई बार आपने पढ़ा हुआ है, तो गलतियां होने के चांसेस भी इन्हीं में होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये साथ में रिविजन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव, याद रखना है कौन सा बंदरगाह, पीपावाव एक निजी बंदरगाह भारत का पहला, और ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन सा है, पीपावाव, जो स्थित है आपका गुजरात में, आंसर सी। 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो पहला है, भारत संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा है सिक्किम। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, इसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है। ऑप्शन थर्ड है, कोनेक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, तो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है। देखो कंफ्यूजन होता है कोणिक भाषा और कोंकणी भाषा। कोंकणी कहां बोली जाती है, गोवा, कोंकण क्षेत्र है ना गोवा में, उसके आसपास बोली जाती है गोवा में, कोंकणी आएगा तो गोवा में, लेकिन कोणिक भाषा आएगा तो नागालैंड, ये जो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश उसके आसपास नागालैंड जो जनजाति उनके द्वारा कोणिक भाषा बोली जाती है नागालैंड में। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको बताना है मुझे कि जो ये सिक्किम है, इसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था, 35 या 36, दो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा। अगर आएगा आपके पास कि सिक्किम को भारत का सह राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था, तो आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974, 1974 में सह राज्य के रूप में। ठीक है, सह राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया था सिक्किम को, कब, 35वां संविधान संशोधन 1974। लेकिन अगर आएगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था, और ये कब किया गया था, 1975। तो दोनों क्वेश्चन याद रखें, यह है पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य। ठीक है, पहले शहर राज्य था, पूर्ण राज्य बाद में बना है, उसी का अगला जो संविधान संशोधन हुआ 36वां, उसको पूर्ण राज्य दिलाने के लिए किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में स्थित है, बड़ोदरा आपका कहां पड़ेगा, गुजरात, बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, कपूरथला में क्या है, यहां पे लिखेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर है, तो आंसर होगा आपका कपूरथला, कहां पड़ेगा, पंजाब में कपूरथला। ठीक है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री पंजाब। चितरंजन में भी है कुछ, यहां पे लिखेंगे लोकोमोटिव वर्क लिमिटेड, लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, शॉर्ट में लिखूं, चितरंजन कहां है, चितरंजन किस राज्य में, पश्चिम बंगाल।
है, वेस्ट बंगाल में चितरंजन, ये याद रखना। एक और है आपका आता है एक इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ये भी रेलवे से संबंधित है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ये है पेराम्बूर, और पेराम्बूर का है तमिलनाडु, तो लिख लेना इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है तो डी है, देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ये तो इसका वही, कानून व्यवस्था कौन बनाते हैं? न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका का उद्देश्य है कानून, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसका काम है न्यायपालिका को बनाए रखना। तो सीधा सीधा आंसर डी था आपका, ठीक है। तो बाकी सभी है, किसी योजना के कार्यान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, सभी है। आंसर डी होगा इसका। 33, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, आंसर होगा डी। जो शेयर मार्केट है उसको सेबी नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन आता है, एक आता है सेबी का गठन कब किया गया, और एक आता है आपका सेबी अधिनियम कब बनाया गया। सेबी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1988 में। अगर आपको पूरा याद रखना है तो 12 अप्रैल है, लेकिन अप्रैल याद रख लो। अप्रैल 1988 में गठन किया गया था, लेकिन एक्ट इसके लिए बाद में बना था, और एक्ट कब बना? 1992। सेबी अधिनियम 1992 का है, और गठन पहले इसका गठन हुआ था और अधिनियम बाद में बना, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फेरा कब का है? फेरा 1973 का है फेरा। और फेमा कब का है? 1999 के, हालांकि लागू इसको बाद में किया जाता है, कब? 2002 में, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये कई बार ये भी पूछा था फेरा और फेमा, तो दोनों को याद रखेंगे। 34 है, आईएसआई मार्क कौन जारी करता है? आईएसआई मार्क कौन करता है? आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, ठीक है, दोनों है, याद रखेंगे। देखो, खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण, और सी जो ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो मार्क है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आईएसआई की? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, ठीक है। और इस कब अपनाया गया था इसको, इस चिन्ह को कब अपनाया गया? तो आंसर होगा 1955 में, 1955। आईएसआई आप बना होता है ना ऐसे, इस तरह से बना होता है, ये आपने देखा भी होगा, आईएसआई मार्क इस तरह से, ठीक है, ऐसे कुछ डिजाइन सा होता है इसका आईएसआई, ठीक है, ऐसे। हाँ, कुछ बोल रहे हो, बोलो, कुछ गलत हुआ तो बताओ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें में से गलत भी छूट सकती है मुंह से, तो बता दिया करो जहां पे आपको लगता है डाउट, ठीक है, संकोच में नहीं रहना है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ मुझे आ रहा है, कई बार कुछ चीजें होती है जो मिस हो जाती है मुझसे, या ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप बता दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपको पता है हिमालय, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखाया था, नवीन पर्वत, सबसे नवीन तो आपका हिमालय ही है, सबसे नया पर्वत आपका कौन सा है? लेकिन वलित पर्वत, आप नवीन वलित पर्वत आपके पास आता है, तो मैंने आपको लिखाया था UR हिमालय, ठीक है। अब देखो, यू से याद रखना है ह्यूराल, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। आर से याद रखेंगे अल्पस, आर से मैंने आपको याद कराया था रॉकीज, और ए से याद रखना है एंडीज, और हिमालय तो है ही अपने आप में हिमालय,
तो सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय। बाकी सभी कैसे पर्वत है? वलित। ये सभी वलित पर्वत है। एग्जाम्पल आता है निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है या नहीं है। अगर आपको पता है कि यार इनमें से तो एक भी, अगर आपको पास ब्लॉक पर्वत दे दिया आपको और आपको ऑप्शन में एक वलित पर्वत दे दिया, आप तब भी पहचान सकते हैं कि वलित पर्वत का तो शॉर्टकट था। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यू से यूराल, आर से अल्पस, आर से रॉकीज, ए से एंडीज और हिमालय भी क्या है? वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO। आंसर होगा जेनेवा में। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 11 अप्रैल 1919। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। क्या बोले आप? रोम, जेनेवा तो है। ठीक है, जेनेवा में है। आंसर होगा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 को किया गया था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष तो पीसी महालनोबिस थे, इसके अलावा इसके 2 अन्य सदस्य थे। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि पीसी महालनोबिस के अलावा राष्ट्रीय आय समिति के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो 2 अन्य सदस्य आपको याद रखने हैं। एक था GR गॉडगिल, GR गॉडगिल इसके सदस्य थे, और फिर दूसरे थे वी के आरवी राव। ये 2 अन्य सदस्य थे, GR गॉडगिल और वी के आरवी राव राष्ट्रीय आय समिति के 2 अन्य सदस्य थे, जिसका गठन किया गया था 4 अगस्त 1949 को। ठीक है, सेकंड कथन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। थर्ड है राष्ट्रीय आय का आशय निवल यानी कि शुद्ध या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1 2 3, तो आंसर होगा सभी 3 सही है। ठीक है, 3 सही है, तीनों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन और कारण आपको दिए हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि कथन दिया है वर्ष 1999 से लेकर और 2000 को संयुक्त राष्ट्र ने आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। कथन बिल्कुल सही है कि 1990 से 2000 को संयुक्त राष्ट्र ने आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। सेकंड कारण दिया है इसका उद्देश्य आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा न्यूनीकरण की रणनीति तैयार करना है। ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 40। प्रति चक्रवात, देखो प्रति चक्रवात को समझने से पहले हमें चक्रवात को समझना जरूरी है कि चक्रवात क्या होता है, कैसे चक्रवात आते हैं, कैसे बनते हैं। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूं। देखो चक्रवात बनने के लिए 3 चीज, सबसे पहले तो चक्रवात कहां बनते हैं? समुद्र में बनते हैं चक्रवात। इसके लिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो समुद्र का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए या 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। जहां पे कम तापमान होते हैं वहां पे चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि चक्रवात ठंडे प्रदेशों में नहीं होते बल्कि गर्म में होते हैं। इसके अलावा जो याद रखने चक्रवात का जो मुख्य कारण है चक्रवात होने का वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। और ऐसे समझेंगे आप, देखो आपका बात है चक्रवात कैसे आते हैं। इस तरह से एक चक्रीय गति होती है और बीच में होता है निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब बीच में होता है और बाहर क्या होते हैं? उच्च वायुदाब होते हैं। और आपको पता है कि हर बार मैं बताता हूं कि आपको ये कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि वायु हमेशा उच्च से निम्न की ओर गति करती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि बाहर से अंदर की ओर गति करती है पवन। पवन में एक गुण होता है ना कि जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है उसका भरने का प्रयास करता है, हवा को एक समान बनाने का, टेम्परेचर को ये इस वायुदाब को समान बनाने का प्रयास करते हैं। तो हाई प्रेशर निम्न प्रेशर की ओर आता है और इस जो बीच वाले क्षेत्र को है इसको कई बार आपको बोला जाता है, इस निम्न वायुदाब क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख बोलते हैं। ठीक है, यह हवा इधर की तरफ आने की कोशिश करती है और प्रयास करती है यहाँ आने की निम्न वायुदाब तक, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? इसको चक्रीय गति प्रदान हो जाती है। ठीक है, इसी कारण आप चक्रवाती जो वर्षा होती है इसी कारण होती है। समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र है चक्रवात आते हैं, बहुत तेज बौछार जो बारिश की होती है इस चक्रवात के कारण आती है।
चक्रवात से आपको याद रखना है, चक्रवात आपके पास दो तरह के बनते हैं। एक आपके पास सबसे पहले याद रखना है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, और दूसरे जो बनते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब इसको भी समझेंगे। आपने पढ़ा होगा जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच आपको पता है 0 डिग्री है। चक्रवात कभी भी बीच में यहाँ जो भूमध्य रेखा पे नहीं बनते हैं, थोड़ा उससे ऊपर बनते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे जो गति होती है कोरिलेसिस बल के कारण, या आप केंद्रीय बल जो इसमें कार्य करता है उसके कारण निम्न सबसे कम गति होती है यहाँ पर बीच में, इक्वेटर पे सबसे कम गति होती है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बनते, थोड़ा ऊपर बनते हैं। यहाँ पर 5 डिग्री अक्षांश और 5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर बनते हैं, और इस क्षेत्र पे बनने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। कहां पर, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर बनते हैं, और 5 डिग्री मतलब इस क्षेत्र से बनने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और इससे ऊपर यहाँ से ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से ऊपर 65 डिग्री के बीच में जो चक्रवात बनते हैं उनको शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं। भारत में शीतोष्ण चक्रवात नहीं आते क्योंकि भारत का है, इसका ऊपर वाला पार्ट में नहीं है, तो भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत में इसको चक्रवात बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका कई बार आता है कि चीन में इस चक्रवात को क्या बोलते हैं, तो चीन में टाइफून बोलते हैं, भारत में चक्रवात बोलते हैं। इसी तरह से यूएसए में टॉर्नेडो बोलते हैं, मैक्सिको में टॉर्नेडो बोलते हैं, और हरिकेल कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर के आसपास हरिकेल, ठीक है, वायली वायली या वेली वेली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अलग अलग चक्रवात के नाम है, और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम है। ठीक है, यहां से केवल 2 क्वेश्चन याद रखना है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। एक क्वेश्चन याद रखना है कि इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, अंडाकार होती है या गोल होती है। ठीक है, दूसरा याद रखना है इसमें जो शीतोष्ण चक्रवात है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर होती है, क्योंकि यहाँ पे पछुआ पवन चलती है। आपको बताया था मैंने कि पछुआ पवन कहाँ पे चलती है, 35 से 65 डिग्री के बीच में पछुआ पवन चलती है। तो पछुआ पवन के कारण इनका जो डायरेक्शन होता है वो होता है पूर्व से पश्चिम। ये आपका चक्रवात, इतना आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं प्रति चक्रवात और चक्रवात, इन दोनों को कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो चक्रवात होता है बीच में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और बाहर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। हवा हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आने का प्रयास करता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है। ठीक है, ये होता है किसमें, चक्रवात में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, बीच में उच्च वायुदाब होता है और बाहर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, बाहर निम्न। तो हवा कहां से कहां की ओर चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगे। इसीलिए इसका जो आकार होता है बड़ा होता है, क्योंकि जब हवा बाहर से बाहर की तरफ फैलेगी, आप देखते हो जब आप कभी पानी में फूंक मारना तो पानी इस तरह से फैलता है पूरा। ठीक है, तो वही है, इसका आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। किसके अपेक्षा, चक्रवात की अपेक्षा, क्योंकि ये बाहर की तरफ गति करता है, ऐसे फैलता है, तो इसलिए इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। दूसरा इसमें चक्रवात में आपको याद रखना है, चक्रवात जब आते हैं तो 2 चीजें होती है यहाँ पे। एक होता है 2-3 चीजें कंडीशन होती है कि आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान, या फिर तेज बारिश, तेज वर्षा होती है। ये किस कारण आता है, चक्रवात के कारण आता है। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मौसम साफ। चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे ज्यादा याद रहेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पे एक चीज और रहता है, जैसे यहाँ पे आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच ये अप नॉर्थ वाला पार्ट है और ये वाला साउथ वाला। तो चक्रवात में क्या होता है, ये एंटी नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और दक्षिण में कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। ये आप क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामाव्रत, और क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, यहां पर इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे जो नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या होता है, क्लॉकवाइज, और साउथ में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। और बस यहीं से एक क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। और प्रति चक्रवात भारत में नहीं बनते हैं, यहाँ पे केवल चक्रवात ही, प्रति चक्रवात जो उष्ण कटिबंधीय उस वाले क्षेत्र में बनते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो इसका देखो अब कंपेयर करके यहाँ पे प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला देखा है, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। आपको बिल्कुल बताया प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। अभी आपको बताया ना, बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब है, बाहर की तरफ पानी फैलता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो केवल इसका एक सही है, सेकंड वाला कथन गलत है। ठीक है, अच्छे से समझना। देखो आप कुछ चीजों को देखो, जितना हो पाता है मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, लेकिन आप खुद से एक बार बुक में देखेंगे ना इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एक बार बस बुक रीडिंग करने की जरूरत होती है, कुछ चीजें छूट जाती है, कई बार हो सकता है मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया हो, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। पंचायती राज संस्थाओं की 29 जो कार्य इसमें दिए गए सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो ये जी में, मैं आपको बताया था जो पंचायत की शक्तियां हैं वो किस में है, जी में। लेकिन अगर आएगा कर लगाने की शक्ति तो किसमें, एच, कर लगाने की, कर लगाने की शक्ति। ठीक है, लेकिन पंचायत की जो शक्तियां दी गई 29 जो आपको सूचियां दी गई है, इनको निर्धारित करने का आंसर होगा आपका जी में। ठीक है, इसमें क्या है, ई में कार्यकाल आप याद रख सकते हो। कार्यकाल, पंचायत का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, किसमें बताया गया है, आर्टिकल 243 का ई। एफ में क्या है, अयोग्यताएं, फेलियर याद रखना है, फेलियर मतलब अयोग्यताएं, तो किसमें है, तो आंसर होगा आपका 243 का एफ में। नेक्स्ट पे आओ 42 है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। बिल्कुल सही कथन है, 35 के बारे में बात हो रही। ठीक है, सेकंड है, इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। बिल्कुल सही है, आपको फेडरल कोर्ट का जो गठन किया गया था 1937, संघीय न्यायालय। ठीक है, 1937, तो अधिनियम कौन सा था, 1935 का था। उसके बाद है, इस अधिनियम ने शासनीय कार्यों को 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांटा था। ये भी बिल्कुल सही है, 1935 में। ऑप्शन 4 है, संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या थी 59 ना कि 58, तो ये वाला गलत था। आंसर होगा आपका केवल 3 सही है। यहां पर आप लिखेंगे संघ सूची में 59 विषय थे, अब लिखो राज्य सूची में कितने थे, नहीं, राज्य सूची में 1935 में जो विषय थे राज्य सूची में 54 थे और संवर्ती सूची में 36, 54 और 36। ठीक है, लिख लेना, राज्य सूची में 54 थे और 30। देखो इस भारत शासन अधिनियम की विशेषता ये है, और आप इनको एक जगह पे याद रखो, यहां से एक ही क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम किस अधिनियम में या 1935 में अनुच्छेद कितने थे या फिर अनुसूचियां कितनी थी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, या राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे, संघ सूची में कितने थे, संवर्ती सूची में कितने थे, किस 3 सूचियों में किस में बांटा गया था, सब आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 अधिनियम पूछा जाता है आपको बार बार। 43 है, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल, इसको एक और नाम से जाना जाता है 3 जून योजना, 3 जून योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है। सेकंड है, इस योजना के अंतर्गत विवादाग्रस्त 4 प्रांतों, देखो एक तो याद रखना है 4 प्रांत नहीं बल्कि यहाँ पे 3 प्रांत थे, कौन कौन, असम, बंगाल और पंजाब, इसमें उड़ीसा शामिल नहीं था। सेकंड वाला आपका गलत हो गया, ये वाला कथन। थर्ड है, असम के सिलहट क्षेत्र में विभाजन का निर्णय जनमत द्वारा किया गया था, ये कथन भी गलत है। तो केवल एक कथन सही है, तो आंसर होगा आपका ए, केवल एक सही है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए रिसेंटली। ठीक है, तो याद रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं अलग अलग एग्जामों से। बाकी बेसिक तो आप कर ही रहे हैं डेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा द्विआधारी। आपको पता है बाइनरी नंबर में 2 बेस होते हैं ना, 2 आधारी अंक बाइनरी नंबर।
क्या है? अच्छा केवल सॉरी, दो आंसर हो, केवल दो गलत थे ना, सही नहीं है, केवल दो सही नहीं है, एक सही है, तो मिस्टेक हो गया, बी आंसर होगा। ठीक है, देखो कौन कौन सही नहीं है। पहला वाला सही है, सेकंड वाला यहाँ पे 4 नहीं 3 प्रांत थे, अभी आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा शामिल नहीं था, ये भी हटा देना, और ये वाला भी गलत है, तो दो गलत है, तो केवल दो गलत है, ऑप्शन सही नहीं पूछ रहा है ना आपको। ठीक है, अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो गलती हो जाता हो। ठीक है, तो वैसे भी आपको तो क्वेश्चन तो मैंने डिक्लेयर ये चीज तो बता ही दी थी, बस ये वाला आपको दो गलत बता रहा था ना। 44 का आंसर होगा ए, द्विआधारित अंक पद्धति। नेक्स्ट 45, आईसीएमपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है आईसीएमपी का प्रयोग, ऑप्शन बी। फुल फॉर्म लिखना है इसकी, क्या होती है आईसीएमपी की फुल फॉर्म? लिखेंगे इंटरनेट, फुल फॉर्म लिखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन 46। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल जब भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं, ऑप्शन बी बस। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये तो बोला इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है, तो आंसर का बस। नेट टोपोलॉजी मैंने आपको लिखाई थी कंप्यूटर के, जो आपको फ्राइडे वाले उसमें लिखाया था ना, आपको पता है, उससे 2 दिन पहले आपको लिखाया था, अगले दिन जो भंडारपाल का पेपर हुआ था पूरा टोपोलॉजी आपको पूछी गई थी, और सेम वही था। तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का पोर्शन आपको कई बहुत करा दिया है मैंने आपको, और क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, उससे बाहर कुछ बन ही नहीं रहा है। जो आपको कराया गया, जिस बुक से मैं बना रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, तो आप करो उसको याद, मजाक में मत लो, सीरियसली एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको ये सारा आपको पता पढ़ा रखा है मैंने टोपोलॉजियां। 47 है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन डी। ठीक है, वॉल फार्म अल्फा क्या है? ये सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन डी। 48 है, हाल ही में किस संस्थान ने गूगल के सीईओ, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है, को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है, ये क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने, ऑप्शन डी। 49 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 तक किस देश के दौरे पर हैं? सभी के हैं, उपयुक्त सभी के दौरे पे हैं। न्यूजीलैंड, टिमोर और टिमोर लिस्टी, सभी के हैं, ऑप्शन डी। 50 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया है, डॉक्टर यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर होगा भरतनाट्यम, ऑप्शन बी। 51 पे आ जाओ, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? आया बी। देख लो इसको, थोड़ा टफ तो था पर आप लॉजिक लगा सकते थे। देखो यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 10। अगली जो संख्या आपको दिया है 27, तो 10 इंटू 3 माइनस करेंगे 3 तो कितना होगा? 27। जो ये संख्या आपको दिख रही है 2 3 आगे 5 आएगा फिर 7 आएगा, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27 इंटू 5 होगा माइनस प्लस होगा, अल्टरनेट चला है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा? 140। अगली जो संख्या होगी 140 इंटू 7 माइनस 7 करेंगे तो आपका आंसर होगा 973। 980 हो रहा है ना, 980 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 973। तो ये प्राइम नंबर का क्या हो रहा था? इस तरह से हो रहा था, मल्टीप्लाई और फिर उसमें उतनी संख्या को घटाया जा रहा था, लेकिन सीरीज ली जा रही थी प्लस माइनस इस तरह से। 52
16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने अधिक चलती है? 88, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, डिग्री है। 16 डिग्री, 80 डिग्री, 88 डिग्री, ये काट देने थोड़ा उसमें हुआ नहीं, और 94 डिग्री। आपको याद रखना है, एक चीज याद रखना, आप पूरी घड़ी जो होती है उसका जो सर्किल होता है 360 होता है ना। तो 360 है, तो अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 60 चलेगी तो कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36। तो आपको याद रखना है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण कितने हैं? 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मिनट की सुई आगे बढ़ी हो, घंटे की सुई भी तो कुछ आगे बढ़ी होगी। तो घंटे की सुई के लिए आपको याद रखना है पूरा 360 होता है, और घंटे की सुई उसमें 1 घंटे में कितना वो लेती है? 12 छंग 72, 720। ठीक है, अब इस 0 से 0 कैंसिल करो, ये आपका आ जाएगा 6 छक्का 36 और 12 छंग 72, ये होगा, फिर कटेगा 1/2। तो घंटे की सुई आपको ये नोट करके रखना है, ज्यादा कैलकुलेट। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का? 1/2। घंटे की सुई आधा डिग्री का बनाएगी। अब देखो यहां पे बोल रहा है 16 मिनट इंटू 16 इंटू कितना होगा? 96 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि घंटे की सुई भी तो 16 मिनट में आगे बढ़ी होगी, कितना बढ़ी होगी? 1/2, तो कितना होगा? 8। तो 96 में 8 माइनस करेंगे तो ये, क्योंकि ये भी आगे बढ़ी है, ठीक है, तो डिफरेंस तो निकालना है ना उनके बीच का, तभी तो होगा जो उसमें से माइनस करेंगे, तो कितना होगा? 88 डिग्री। कैसे? फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लग रहा है। हाँ, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान है ना, ठीक है ना। आपको पता, बस ये याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 53। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16 के बाएं 7वां होगा? जे आ गया था, क्या आंसर होगा? जे। 54। यदि कूट भाषा में, और ये लिखा है सरिता को, और 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? हाँ, 18 होगा, क्योंकि उल्टा लिखा जा रहा है यहाँ पे। उल्टा कैसे? ऐसा भी नहीं, एस का उल्टा क्या होता है? जी एच। ऐसे लिखा हुआ, फिर इनका नंबरिंग करा हुआ, ए का जेड होता है, जेड यानी कि 26 होगा, इस तरह से ऐड किया हो तो ये 94 आ रहा है, और 94 को इसको क्या लिखते हैं? उल्टा 49। तो इसका जो टोटल आएगा, इसका उल्टा, पहले इसका विपरीत अक्षर लिखने हैं, फिर उसका उल्टा करना है, तो इसका 81 आ रहा है, और 81 को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? 18। ठीक है, ऑप्शन सी। इस बार रीजनिंग थोड़ा सा टफ हो गई थी, है ना? टफ थी। हाँ, पर लगातार हो गए ना, 2 3 क्वेश्चन आ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन आपको दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला। 5:30 से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है, ठीक है। इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है। यह बात एक बैठक में एक प्लानिंग इंजीनियर ने कही है। अब आपको पूर्वानुमान के हिसाब से आंसर लगाना है, इस कथन के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए, सही या गलत? ये सही है, क्योंकि बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? यातायात के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो उसका पूर्व अनुमान क्या है कि आप यातायात के कारण ही तो क्या हो रहा है कि जो आपका जाम लग रहा है, या सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है, इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है, हम बात कर रहे हैं यातायात की, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, पहले के प्लानिंग इंजीनियरिंग ने भारी यातायात के लिए कुछ नहीं कहा किया। ये कथन गलत है, ऐसा कहीं लिखा है यहाँ पर? नहीं। तो हमें आंसर केवल वही देना है जो इसके बारे में निष्कर्ष हो। तो आंसर होगा केवल एक सही है। क्या हुआ? एसी बंद कर दो, एसी वहां से बटन दबा दो, वही से हो जाएगा। हो गया? अरे पंखा क्यों चला रहे हो? ठंडा हो रखा है अभी, रहने दो, पंखा बंद रहने दो, एसी बंद कर दो बस, ठीक है। 56।
56 हो गया था। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे अपने घर की ओर चलता है। अब देखो सुबह की बात है तो सूर्य पूरब से उग रहा होगा, ये पूर्व है, ठीक है। अब आपको बताए, ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे अपने घर की ओर चलता है और अपनी परछाई को अपनी बाईं ओर देखता है। तो परछाई बाईं ओर कब होगी? जब वो नीचे की ओर आ रहा होगा। ऐसे ही तो आ रहा होगा, तभी तो उसकी परछाई दाईं ओर पड़ेगी। तो आपका आंसर होगा दक्षिण की ओर उसका घर है, दक्षिण की ओर जा रहा है वो। या किस दिशा में चल रहा है? तो दक्षिण की ओर। पूर्व बस यानी सूर्य बनाना है। सूर्य के आपको पता है कि अगर उसका बाईं ओर बोलता है तो वो कहाँ जा रहा होता है? पश्चिम, लेकिन वो दक्षिण में जा रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी थोड़ा देखो ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 4 करेंगे तो 140, 140 को 1 प्लस 4 को ऐड करो तो कितना होगा? 5, जीरो को हटा दो, ठीक है। 69 इंटू 3 ये हो रहा है 207, 2 प्लस 7 ऐड करेंगे तो 9। तो ये अगर हम क्या ऐड करेंगे, 26 इंटू 5 होता है 130, तो 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4। तो इसमें आंसर था 4, ठीक है। 58, किसी निश्चित वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ये भी है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये तो सभी को वैसे पता ही होगा, बेसिक है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून। तो 5 जून की बात हो रही, ठीक है। दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। तो उसी वर्ष बाल दिवस, अब बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, ठीक है। तो आप निकालो आप, ठीक है। आप देखो 5 जून की बात हो रही ना, तो जून में कितने दिन होते हैं टोटल? 30। तो 5 जून तो हो गया, तो कितने दिन बचे? 25। जुलाई में कितने दिन? जुलाई 31 आता है, अगस्त भी 31 जाता है, ठीक है। फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर के 14 दिन। अब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4, क्योंकि 7 से हमें तो दिन निकालने हैं ना। तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। अब 4 और 3 7, 3 10 और 2 12 और 3 15, 15 को फिर से 7 से भाग दोगे, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो उस दिन शुक्रवार था, उससे अगला दिन एक दिन बाद क्या होगा? शनिवार। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखना कैलेंडर वाला तो आपके ये पूछा ही पूछा जाता है बहुत बार, बेसिक है, ठीक। 59, निम्नलिखित की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 73। गैप था ना, कितने का गैप है यहाँ पे? हाँ ये सीक्वेंस चल रहा है ना, 4 और 3 7, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 11 और 12, तो 12 जोड़ेंगे तो 73। 60 का सी होगा, टी 21 ओ हो गया था ये वाला। यहां से भी हो रहा है, देखो 7 कितना का डिफरेंस है? 2 का। फिर यहाँ पे कितने का है? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 4 का। तो अगला क्या होगा? 5 का। तो 21 ये तो आ ही गया। तो 21, अच्छा 21 तो 2 में है, 3 में है, फिर आपको आगे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी सही आंसर होगा।